नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट परीक्षा 2022 और उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 10 लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। तो देखिएगा, साथ ही फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, सेकंड ग्रेड भर्ती है, सी टेट है, एमपी टेट है, सभी के लिए ये जो सीरीज चला रखी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु अनुरूप होनी चाहिए लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के और सरकार के। तो देखिए, कोई सी भी किताब हो, चाहे वो सामाजिक अध्ययन की हो, हिंदी को हो या अन्य किसी लैंग्वेज की हो, विज्ञान की हो, गणित की हो इत्यादि। साथियों, वो पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? वो पुस्तक विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि वो पुस्तक किसके लिए बनाई गई है? विद्यार्थी के लिए बनाई गई है। तो किसके अनुरूप होनी चाहिए? विद्यार्थी के अनुरूप ही वो पुस्तक होनी चाहिए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछ रहा है, पाठ्यचर्या के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक होता है पाठ्यक्रम और एक होती है पाठ्यचर्या। साथियों, पाठ्यक्रम का मतलब है सिलेबस। जो आपकी किताबें में होती है, उनमें जो चीज़ें होती है वो आपका पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती है जो शिक्षण आधारित गतिविधियां होती है, मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों प्रकार की गतिविधियों को पाठ्यचर्या में शामिल रखते हैं। अर्थात यहाँ पर उपरोक्त दोनों वाला जो तीसरा विकल्प है ये आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपके, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? जॉन ड्यूवी के द्वारा, स्मिथ के द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा और आईके डेविस के द्वारा। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 3 में आपका कौन सा विकल्प सही है? आपको यहाँ पर बताना है शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण जिसने किया है उसका नाम क्या है। साथियों देखिएगा, बात करें शिक्षा में उद्देश्यों के वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने किया था। किसने किया था? बीएस ब्लूम ने। इसमें इन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए थे। एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक भावात्मक उद्देश्य और एक क्रियात्मक उद्देश्य। इस प्रकार से, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अब इसके अंतर्गत भी प्रत्येक के 6 भाग और बताए गए थे इनके द्वारा। तो थर्ड विकल्प आपके इस प्रकार से सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों चौथा प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर। अब हमको थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना है, क्योंकि पर्यावरण की जो किताबें साथियों वो प्राथमिक स्तर पे चलती है। फिर जैसे ही हम उच्च प्राथमिक स्तर पे जाते हैं, फिर देखो सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार से चेंजेस हो जाती है। तो फोर्थ विकल्प आपके चौथे प्रश्न में बिल्कुल सही है। देखो, किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये टेस्ट सीरीजें पूर्ण रूप से निःशुल्क है और इन टेस्ट सीरीजों को आप करके अच्छी तरह से आप इनको सोल्व करिएगा और निश्चित रूप से आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा साथियों इसका। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में निम्न में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? शिक्षण पद, प्रस्तावना पद, परीक्षण पद और अभ्यास पद। तो यहां पर देखिएगा, जहां पर देखो, एक पहली चीज तो है अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? स्किनर है। कौन है? स्किनर है। लेकिन अभिकर्मित अनुदेशन विधि के भी अलग अलग प्रकार है। जैसे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, ये भी स्किनर ने दी थी। एक है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, एक है आरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि, एक है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि, एक है मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि। तो साथियों यहाँ रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि की बात की जा रही है। यहाँ पर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। तो प्रस्तावना में तो हम प्रस्तावना करते हैं, अभ्यास में पढ़ने के बाद अभ्यास किया जाता है, परीक्षण और शिक्षण तो बिल्कुल शिक्षण पद जो होता है वो पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 5 में।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? भावात्मक उद्देश्य, मनोक्रियात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक व मनोक्रियात्मक उद्देश्य। तो देखो यहाँ पर एक शब्द है परिभाषित करना। परिभाषित करने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पर्यावरण किसे कहा जाता है। एक प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों से, पर्यावरण किसे कहा जाता है? बच्चे का जवाब होगा कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसने इस चीज को परिभाषित कर दिया। तो ये जो चीजें होती है ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। मतलब उस चीज का उसको ज्ञान हो गया है। परिभाषित किसी चीज को यदि बालक करता है तो वो संज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है। विकल्प 3 आपके छठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। 7वां प्रश्न, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस स्तर तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है? प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान और प्रयोग। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में आपको सही उत्तर देना है। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखिएगा, क्रमबद्ध प्रक्रिया मतलब एक क्रम से चलती रहती है और वो हमें क्या बता रही है कि बालक ने किस स्तर तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मतलब जो शैक्षिक उद्देश्य थे, जो निर्धारित हमने कर रखे थे शैक्षिक उद्देश्य, उनकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, इस चीज के लिए हम जो कार्य करते हैं उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसको मूल्यांकन कहते हैं, क्योंकि मूल्यांकन से ही हमें पता चलता है कि भाई पढ़ाया हुआ बच्चों ने कितना सीखा, जो हम सोच रहे थे उसके अनुसार सीखा कि नहीं सीखा। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। चलिए 8वें प्रश्न पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में छात्रों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण की अगर हम बात करें, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण कौशलों को सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दल शिक्षण, दल शिक्षण में विषय विशेषज्ञों को से बच्चों को पढ़वाया जाता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। निदानात्मक शिक्षण, जिसमें छात्रों की कमजोरियों को ज्ञात किया जाता है, वो निदानात्मक। अब अधिगम की कठिनाइयों का निदान तो पहले कर लिया, उसके बाद की बात है उपरांत। तो साथियों उसके बाद में हम करेंगे उपचारात्मक शिक्षण। फोर्थ विकल्प आपके 8वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न नंबर 9 में, निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, परिकल्पना बनाना और प्रयोग करना। देखिए आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत था साथियों, गिलफोर्ड ने दिया था, जो बुद्धि से संबंधित है। इसमें इन्होंने 3 चीजें बताई थी, एक थी विषय वस्तु, एक थी संक्रिया और एक था उत्पाद। तो यहाँ पर उत्पाद का मतलब किससे लिया जाता है साथियों, कि कोई भी कार्य हम करते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो चीज हमें सबसे बाद में प्राप्त होती है वो कहलाता है उत्पाद। जैसे मान लीजिए हम एक तरह से खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के लिए साथियों हम कई सारी चीजें करते हैं और सबसे अंत में हमको रोटी मिलती है। तो वो सबसे अंत में जो चीज हमको प्राप्त हो रही है वही क्या है? उत्पाद है। तो यहाँ पर देखो उत्पाद के अंतर्गत क्या आता है साथियों? तो प्रयोग करना आता है, क्योंकि हम जब कोई प्रयोग करेंगे तभी हमें कोई नई चीज मिलेगी। ठीक है, चौथा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि। तो देखिए मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करने वाली विधि की बात करें तो व्याख्यान विधि तो यहाँ पर अध्यापक केंद्रित है, इसमें ऐसा नहीं होता है साथियों। प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन के साथ व्याख्यान दिए जाते हैं और समस्या समाधान में समस्या का समाधान किया जाता है। देखिएगा मानसिक निष्कर्षों को समस्या समाधान विधि ही महत्व प्रदान करती है, क्योंकि इसमें मानसिक निष्कर्षों के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर।
तो 11वां प्रश्न, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट और मॉडल। साथियों, प्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री, इनका नाम आपने सुन रखा होगा। देखिएगा, प्रक्षेपी का मतलब है वह सामग्री एक तरह से जो किसी भी चीज को, छोटी चीज को दीवार या पर्दे पर बड़े आकार में दिखाती है। तो साथियों, ऐसी है ओवरहेड प्रोजेक्टर दिए गए विकल्पों में से। बुलेटिन बोर्ड, चार्ट और मॉडल, तीनों ही ये प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आएंगे। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तम परीक्षण की नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, योजना और विभेदकारिता। साथियों, उत्तम परीक्षण के अंतर्गत विश्वसनीयता भी आती है। विश्वसनीय परीक्षण होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विभेदकारी होना चाहिए, लेकिन योजना उत्तम परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाता है प्रश्न नंबर 12 में? जो थर्ड विकल्प है ये आपका सही आंसर है साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन और बोध। तो देखिएगा, बात करेंगे भावात्मक उद्देश्य के बारे में तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञान आ जाएगा, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक के अंतर्गत अनुप्रयोग आ जाएगा, फिर ज्ञान अवबोध। साथियों, यहाँ पर अवबोध भी यहाँ पर ज्ञानात्मक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ अनुमूल्यन जो है ये भावात्मक के अंतर्गत आ जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 14 पर। तो चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे साथियों क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से विद्यालय के छात्रों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। टाइपिंग है यहाँ पर मिस्टेक, मौखिक लिखा था मैंने, मौखिक, ठीक है, मौखिक मतलब बोल करके। तो मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है ये मानसिक क्रियाओं का विकास करती है, ये समय भी बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है और मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने के योग्य बनाती है। तो देखो, प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जा रहा है आपको भी उसी प्रकार से सोचकर उत्तर देना है कि गणित में मौखिक कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? समय बचाए इसलिए? नहीं साथियों, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है ये कोई कारण नहीं है। मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने के योग्य बनाती है या मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। तो कोई भी चीज अगर हम मौखिक रूप से ही हल कर सकते हैं, मौखिक रूप से मतलब जिसमें बिना यहाँ पर पेन कॉपी उठाए ही हम उस चीज को हल कर सकते हैं, तो साथियों मन ही मन हमें हल करेंगे तो माइंड पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा, जिससे मानसिक प्रक्रियाओं का विकास होगा और हम जल्दी सीख जाएंगे। तो विकल्प 1 सबसे बेस्ट आंसर है प्रश्न नंबर 14 में। अब हम प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता और विषयनिष्ठता। देखिए 15वें प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। बिल्कुल प्रश्न को एक बार आप अच्छी तरह से देख सकते हो। साथियों, गणित के अंतर्गत जो आंसर निकलते हैं वो बिल्कुल निश्चित होते हैं, मौलिक होते हैं और शुद्धता भी इनमें पाई जाती है, लेकिन विषय निष्ठता जो है ये गणित के अंतर्गत विषय, जो गणित विषय है इसकी तार्किकता की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। निम्न में से सही मायनों में गणित है, यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से सही मायनों में गणित है मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, सापेक्षिक विज्ञान। साथियों, गणित मूर्त विज्ञान तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, ना ही भौतिक विज्ञान है ना ही सापेक्षिक विज्ञान है, बल्कि गणित को क्या माना जाता है? अमूर्त विज्ञान माना जाता है। अमूर्त जो मूर्त रूप से न हो, यहाँ पर सांकेतिक रूप से हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है, लेकिन अमूर्त रहेगा वो बिल्कुल। तो दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। तो 17वां प्रश्न, निम्न में से गणित की भाषा है संकेतात्मक या सांकेतिक भी आप कह सकते हो, राष्ट्रीय, जटिल और वैदिक।
तो साथियों प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर बताइएगा। देखिए गणित की भाषा जटिल तो नहीं है, जटिल पे तो आपको किसी भी प्रकार से नहीं जाना है। राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है गणित, वैदिक वैदिक भी नहीं है साथियों, क्योंकि वैदिक भाषा तो संस्कृत है। अर्थात जो गणित की भाषा है वो कैसी है, संकेतात्मक है। कैसी है, संकेतात्मक। तो विकल्प एक आपका प्रश्न संख्या 17 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। देखो रेगुलर आपको टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, हिंदी के टेस्ट है, टीचिंग मेथड के टेस्ट है, साइकोलॉजी के टेस्ट है, राजस्थान जीके की जो टेस्ट और क्लास दोनों शुरू कर रखी है, उसी क्लास में मैं आपको टेस्ट भी देता हूं, ठीक है, राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके की जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो आरबीएससी के पाठ्यक्रम में से पढ़ रहे हो साथियों। तो इस प्रकार निशुल्क यहाँ पर ये सारी चीजें करवाई जा रही है, निश्चित रूप से आप जरूर अटेंड करिएगा साथियों इन सभी चीजों को। देखिए प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, प्रयोजना और विश्लेषणात्मक। साथियों औपचारिक कक्षा में मतलब जहां पर बच्चे स्कूल में आकर के अपने निश्चित स्थान पे अपनी निश्चित कक्षा में बैठते हैं, वहां पर आप किस विधि का प्रयोग औपचारिक रूप से नहीं कर सकते या सही रूप से नहीं कर सकते। देखो आगमन विधि का, निगमन विधि का, दोनों विधि का प्रयोग आप आसानी से औपचारिक कक्षा में कर सकते हो। विश्लेषण विधि का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन प्रयोजना विधि का प्रयोग आप औपचारिक कक्षा में नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अनौपचारिक रूप से सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना और इनमें से सभी। देखो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, पहली चीज तो निर्माण में भी कठिनाई होती है क्योंकि ज्यादा प्रश्न बनाने पड़ते हैं। इसमें अनुमान लगाने का भी एक ये रहता है कि अनुमान लगाकर भी उत्तर दे सकते। जटिल प्रक्रियाओं को ये नहीं माप सकते, अर्थात फिर कौन सा विकल्प सही है, इनमें से सभी वाला। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 19 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, यदि एक छात्र अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और सभ्यता। देखिएगा किसी भी छात्र की जो उत्तर तालिका है, उत्तर कुंजी है साथियों, उसकी आंसर की शीट जो है उसको अलग अलग प्रेक्षकों ने चेक किया है और सभी ने 80 में से 42 अंक दिए हैं। इसका मतलब वो परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? वो परीक्षण की विश्वसनीयता। थर्ड विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। देखो वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया गया है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है किसी एक प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही सही होना चाहिए, उसका अलग अलग उत्तर नहीं होना चाहिए। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर और इनमें से सभी। तो साथियों शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक को कौन सा चर माना जाता है? प्रश्न नंबर 21 में आपको उत्तर देना है। देखो शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रकार से चर होते हैं। एक तो होता है स्वतंत्र, एक होता है आश्रित और एक होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को माना जाता है साथियों। किसको माना जाता है? पाठ्यक्रम को। आश्रित चर माना जाता है छात्र को और स्वतंत्र चर माना जाता है शिक्षक को। तो यहाँ पर शिक्षक मतलब अध्यापक को। तो फिर आपके 21वें प्रश्न में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है अवधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक और इनमें से सभी। तो साथियों बताइएगा प्रश्न संख्या 22 में आपका कौन सा विकल्प सही उत्तर है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर देखिए हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, अवधात्मक, रचनात्मक सभी प्रकार के उद्देश्य शामिल होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो आपके सभी वाला विकल्प है चौथा, यही 22वें प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा उपयोगी है? साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा,
वस्तुनिष्ठ परीक्षा और लिखित परीक्षा। देखो, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा मतलब निबंधात्मक परीक्षा में बहुत कमियां होती है। कमियां क्या होती है कि इसमें पक्षपात का भय बना रहता है कि कौन सा शिक्षक किसके साथ पक्षपात कर ले, किसको ज़्यादा दे दे, किसको कम नंबर दे दे। साथियों, इसकी अपेक्षा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है इसको उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें एक ही सही उत्तर होता है, तो नंबर भी इधर उधर नहीं कर सकते। फिर वहां पर थर्ड विकल्प आपके 23 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो चलिए 24वां प्रश्न। स्वाध्याय प्रणाली के सोपान हैं नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और इनमें से सभी। साथियों, स्वाध्याय प्रणाली के सोपान की यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। तो स्वाध्याय मतलब क्या होता है? खुद ही अध्ययन करना। जब बालक खुद ही अध्ययन करे तो उस प्रणाली को हम कहते हैं स्वाध्याय प्रणाली। साथियों, इसमें सबसे पहले नियोजन किया जाता है कि भाई किस प्रकार से मुझे चीजें पढ़नी है स्वाध्याय के रूप में। फिर उसके बाद क्रियान्वयन किया जाता है, वो चीजें वहां पर मतलब क्रियान्वयन मतलब उस कार्य को किया जाता है। फिर मूल्यांकन किया जाता है कि हाँ भाई मैंने जितना पढ़ा है, मैंने सीखा है या नहीं सीखा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसके स्वाध्याय प्रणाली के अंतर्गत आ जाती है। मतलब चौथा विकल्प सही वाला है 24वें प्रश्न में, यही सही आंसर है। चलिए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है साथियों। अंतिम प्रश्न है ये इस टेस्ट का। देखिएगा, नीचे हमें कमेंट करके बताएं 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और आपको ये पेपर कैसा लगा। साथियों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हिंदी भाषा में प्रथम कौशल कौन सा है? पठन, लेखन, श्रवण, वाचन। तो साथियों, हिंदी भाषा की बात करें या भाषाई कौशलों की बात करें तो 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर सुनना पहला है, बोलना दूसरा है, पढ़ना तीसरा है और लेखन चौथा कौशल है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 25वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर होगा। साथियों, ये आज के 25 प्रश्न पूरे हुए हैं। तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो सभी भाषा में निश्चित रूप से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।